Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Beans. In this video, we will be covering combination of resistors. यानी क्लास 10th NSO फिजिक्स का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन आपको देखने को मिलेगा जो हमने रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ा है उसके आगे ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएं. दिस इज योर फिजिक्स मेंटर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चलिए भाई, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रेगुलरली पढ़ते हैं उन्हें तो पता है कि पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. जो नए आए हैं डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो. अब ये मैंने क्यों कहा रिवाइज कर लो, क्योंकि यार यहाँ पे कहानी ना थोड़ी आगे आ चुकी है. रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि रेजिस्टर होता क्या है भाई, रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये जो थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था ओम्स लॉ, ये क्या है. तो इस सब की स्टोरी को जो है पढ़ के आना. लेकिन अब नया टॉपिक चालू किया ही है तो रिकॉल कर लेते हैं पुरानी कहानी. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बेसिक डेफिनेशंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं. यानी फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस बह रहे हैं. उसी में हमने देखा था क्या, सर्किट डायग्राम. यानी ऐसा करके कुछ जो है आपको ऐसा दिख रहा होगा कि बोलोगे मैम कुछ सर्किट करके डायग्राम बनाया है. मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है यार, ये अलग सर्किट है थोड़ा, जो स्विच वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ऐसा सर्किट. अब आप बोलोगे मैम रियल लाइफ में सर्किट ऐसा तो नहीं दिखता है. ये सब जो है हमने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए बनाए हैं, है ना, क्योंकि हर कोई तो बैठ के डायग्राम्स नहीं बनाएगा. यानी हर कोई बैठ के बहुत ही क्रिएटिवली, जैसे लाइट का बल्ब बनाने बैठो तो ऐसे बल्ब नहीं बनाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से. ऐसे बल्ब बना रहे हो, रोशनी चमक रही है और बल्ब में डिज़ाइन, तो बोलोगे इतना तो हमें फिजिक्स पे ध्यान देना है, डायग्राम पे नहीं. तो इसीलिए हमने पढ़े थे सर्किट डायग्राम, उनके कुछ सिंबल्स. ऐसे करके हम बल्ब को बना देते हैं, ऐसे करके हम एक बैटरी बनाते हैं, ऐसे करके हमने स्विच वगैरह बनाए थे. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब सर्किट के डायग्राम है. डिफरेंट डिफरेंट हमने जो है इसमें पढ़ी थी, लेबलिंग्स पढ़ी थी, सिंबल पढ़े थे. चलो भाई, अब यहाँ पे मैंने एक जगह खाली छोड़ी थी, पीछे आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं आर. आर माने क्या, रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन है. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस. हम एक चार्ज को लेके आए थे और वो पूरी कथा जो है हमने सुनी थी भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, उसको जाके याद से रिवाइज करना. ओम्स लॉ को क्विकली यहाँ पे अपन रिकॉल करते हैं. व्हाट इज ओम्स लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका. अच्छा, इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टीएनसी अप्लाइड है कि यार कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में जैसे टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट होगा तभी जो है ओम्स जनाब का जो है लॉ वैलिड होगा. क्या है ये लॉ, ये लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन टेम्परेचर एंड ऑल सच फैक्टर्स आर कांस्टेंट. ठीक है, अब ये किसका साइन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. तो इस साइन को हटा के क्या आ जाता है, एक हीरो आ जाता है जिसका नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, V इज इक्वल टू आर आई या आई आर. उसमें से R क्या है, रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस इज जस्ट लाइक, जैसे अपन ने यार लास्ट ईयर फ्रिक्शन नामक चीज पढ़ी थी, यानी किसी भी एक्टिविटी को रोकने की चीज, रेजिस्ट करना, उल्टा जाना. तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है. सिंपल लैंग्वेज में अपन ये कह सकते हैं, बाकी डेफिनेशंस तो पढ़ चुकी हैं. ये रेजिस्टेंस है. अब एक वर्ड आपने जो हेडिंग में देखा है इस वीडियो की, जिसका नाम है रेजिस्टर. रेजिस्टर बेटा एक डिवाइस का नाम है, ध्यान से सुनना. रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर एक डिवाइस का नाम है जो सो एंड सो रेजिस्टेंस देता है. जैसे हमें पता है रेजिस्टेंस की क्या होती है, एसआई यूनिट ओम, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस. तो फॉर एग्जांपल रेजिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर है जो कि आपको दे सकता है 5 ओम रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टर एक डिवाइस है. ठीक है, जैसे हमने देखा था करंट आई होता है, करंट एक प्रॉपर्टी है, और एम मीटर क्या है, उससे हम करंट मेजर कर सकते हैं. सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें भाई, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, बस मैं चाह रही थी एक बार रिकॉल हो जाए. नाउ सोच रहे हो मैम रेजिस्टेंस तो है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको क्यों पढ़ना है. तो ये टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको ज़रा हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. बुक की लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज में रीड करेंगे और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में समझेंगे इसे. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स
और रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल। ये दो वर्ड आपने बहुत सुने होंगे, सीरीज में है रेजिस्टेंस, पैरेलल में है, ये सब क्या है बिल्कुल पता चलेगा। Quite often we have to connect more than one resistors in a circuit for practical purposes। बात क्या है देखो, अपन जो है पढ़ाई तो करते हैं ठीक है, थियोरी एंड प्रैक्टिकल में कितना फ़र्क है आपको पता होगा, और जब आप यानी 10th स्टैंडर्ड में आ ही गए हो तो जाते होगे लैब वगैरह में, तो कितना डिफरेंस लगता है यार कि अपन थ्योरी में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उसे प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये जो फिजिक्स, ये पूरा सर्किट वगैरह पढ़ा है इन्होंने, तो पढ़ाई तक तो ठीक है, अपन एक रेजिस्टेंस लेते हैं ठीक है, समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में जब आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब सर्किट बनाने होते हैं, यानी ये जो आपकी घरों की वायर्स के कनेक्शन है, ये सब कोई आसान कहानियाँ नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो इन पर्पसेस के लिए क्या होता है, एक रजिस्टर बेटा काम नहीं आता है, जो आप ये सर्किट में बनाते हो ना, एक से काम नहीं होता है, आपको है एक से ज़्यादा रजिस्टर्स को कनेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब दीज रेजिस्टर्स कैन बी जॉइंड ईदर इन सीरीज और इन पैरेलल। हमेशा जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हो, साइंस अप्लाई हो रही है, तो ऐसे ही नहीं होती है, हवा में कोई भी चीज़ नहीं है, सबका एक लॉ, एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको कहती हूँ आप तैयारी कर रहे हो ओलंपियाड की, तो उसका भी एक तरीका है, एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे पहले मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया, फिर चैप्टर 2, फिर 3, क्यों? क्योंकि ज़रूरी है। लाइट चैप्टर समझने के लिए आपने ह्यूमन चैप्टर समझने के लिए, ह्यूमन आई समझने के लिए जो है आपने लाइट चैप्टर पढ़ा था, है कि नहीं भाई? सेकंड चैप्टर कैसे पढ़ते अगर फर्स्ट नहीं पढ़ा होता? तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ का एक नियम होता है। तो सिमिलरली क्या है, रेजिस्टर्स बोलोगे मैम, रेजिस्टर्स है तो ठीक है, सर्किट में हम यूजुअली एक आध देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक से काम नहीं बनता है, इन्हें कंबाइन करना पड़ता है सीरीज और पैरेलल वे में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है समझो, अभी से बेसिक आइडिया लो, आगे अपन अच्छे से समझेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड when the resistance in this circuit is to be increased or current is to be decreased। क्या बोला है भाई, दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे। अभी सिर्फ मैं आपको शक्ल दिखा रही हूँ, घबराना नहीं है ना, बिल्कुल कोई भी डायग्राम देख के डर मत जाया करो कि ये हमसे ना हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप ना एक आइडिया ले लो क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं, इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। सीरीज और ऐसा वाला जो नाम आपने सुना ना, सीरीज और पैरेलल, तो ये होते क्या है समझो, ठीक है। अभी एक सेकेंड दो, अपन जल्दी से इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगी, ये 1, ये 2, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने बना दिया, ये क्या है, रेजिस्टर या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। व्हाट हैपन्स इज नाउ, यहाँ देखो, ये फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया है ना, ये बेटा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, सीरीज, और यहाँ पे भी 2 हो बोलोगे मैम, तो ये है पैरेलल। फर्क क्या है समझो। अच्छा, और गलती कहाँ करते हो सबसे पहले वो भी बताऊंगी। होता क्या है, सीरीज में आप जब देखोगे तो एक रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मैं लिख देती हूँ 1, दूसरे और उसी रेजिस्टर का एंड पॉइंट क्या है 2। अच्छे से सुनना, एक रेजिस्टर का मान लो बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अरे कोई चीज़ शुरू होती है तो खत्म होती है ना, जैसा अपना सर है और नीचे तक पैर है, कहीं तो खत्म हो रहे हो ना, सर से लेके पैर कहते हो ना, पैर से लेके सर थोड़ी ना, ऊपर से नीचे तक ह्यूमन बॉडी है, तो वैसे ही इसका स्टार्ट 1 है, इसका स्टार्ट 2 है। अब देखो जहाँ इसका 2 खत्म है, वहीं से दूसरे वाले रेजिस्टर का स्टार्ट है, 1 डैश ले लो, 2 डैश ले लो। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो जब यहाँ से मान लो करंट पास करेगा, करंट आई फॉर इंस्टेंस, धीरे धीरे सिर्फ समझो, आगे पूरी कहानी आएगी। आई करंट पास हो रहा है, तो मुझे ज़रा एक बात बताओ, इसको जाना तो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही जो लाइन से जा रहा है ये, यानी ये कहीं बट नहीं रहा है, यहाँ भी आई करंट होगा, यहाँ भी आई करंट होगा, निकलते टाइम भी आई करंट है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, एक ही वायर है, वायर तो पूरी एक ही है ना, तो एक ही रहेगी ये कहानी। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आता है, ये है पैरेलल। सबसे बड़ी गलती इसमें क्या करते हो मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी गलती ये होती है, बच्चे सोचते हैं पैरेलल क्या होता है, पैरेलल यानी पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं ना ऐसे करके, है ना, तो इनको कोई भी चीज़, अगर कोई भी रेजिस्टर ऐसे दिख गया तो उसे पैरेलल कह देते हैं। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है, जहाँ पे मार्क्स लूज करते हो। ये चीज़ आपको कोई स्टार्टिंग में बताएगा नहीं, फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हो। ध्यान से सुनना बिल्कुल, पैरेलल का मतलब क्या होता है। देखो, पैरेलल आप तब कहोगे जब यहाँ पे एक वायर जॉइंट है। देखो बेटा, ये वायर आराम से मस्त चलती आ रही थी आई करंट लेके, लेकिन अब करंट के लिए आ गई दुविधा, प्रॉब्लम आ गई। व्हाट हैपेंड,
यहाँ पे एक वायर जॉइंट है। आई होप इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने सिंबल्स जब बताए थे तब दिखाया था मैंने आपको जॉइंट वायर। एक वायर है ऐसी एक के ऐसी क्रॉस हो गई एक दूसरे के ऊपर, कोई मतलब नहीं है। एक वायर है जो जॉइंट वाली वायर है, दो वायरें जुड़ रही हैं। तो बेटा देखो यहाँ से आई करंट आया है, एक करंट को जाना है ऊपर, एक को जाना है नीचे। तो कितनी ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ से मान लो कॉमन सेंस है 50, अगर हम यहाँ से कितना ले सकते हैं 50 ले लेते हैं, 50 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है 50 एम्पियर करंट आ रहा है, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, दोनों जगह 50-50 थोड़ी ना जाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही ना। तो फॉर इंस्टेंस ऊपर गया 25, नीचे गया 25, यानी करंट बदला कि नहीं, ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि हाफ है, ये ऐसा केस मैंने आपको दिया है ताकि आप समझ पाओ। हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया करो। तो 50 है 25 यानी करंट बदला कि नहीं, हाँ कि ना, आप खुद बोलोगे यस मैम। तो यहाँ करंट जो जाएगा वो क्या हो जाएगा I1, नीचे जो जाएगा हो जाएगा I2। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये वायर जॉइंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, इसे कहते हैं पैरेलल। अच्छा, एक चीज और सोच रहे होगे कि मैम आप कह रहे थे पैरेलल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन कौन सा कह रहे हो, तो देखो सीरीज समझे कि नहीं। अब सीरीज में एक चीज बताऊं बना के, देखो एक चीज बताऊंगी और उसको अच्छे से देखना, कुछ अलग नहीं बना रही हूँ, मतलब रेजिस्टर का ही वो बना रही हूँ पैटर्न। यहाँ देखो, ठीक है, अब देखो इसको, इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, बोलोगे मैम पैरेलल तो ये भी है, तो इसे वो वाला पैरेलल नहीं कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस टाइप के आपको घुमा देंगे और बच्चे समझते हैं ये पैरेलल है। पैरेलल इसे नहीं कहते, पैरेलल तब कहेंगे जब एक तरफ से करंट आया हो और वायर का आपको जॉइंट दिखे। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ से अगर मैंने इधर से मैंने एक और कनेक्शन निकाल दिया ऐसे करते हुए, तो ये बिल्कुल पैरेलल है, ये मैं अग्री करूंगी। लेकिन आप इस तक को पैरेलल नहीं कह सकते। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। पैरेलल में ये मत समझो कि डिजाइन पैरेलल है, पैरेलल इन द सेंस कि यहाँ से एक क्या है, वायर जॉइंट है। क्लियर हुई बात, क्या समझ आया कि सीरीज और पैरेलल, थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज होता है, इट इज यूज्ड when the resistance in the circuit is to be increased और current is to be decreased। अब ये लाइनें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि बुक्स में डायरेक्टली दी रहती हूँ, उसके बाद मैं रीजन समझाऊंगी। बोला कब है बेटा, सीरीज और पैरेलल सोच रहे हो मैम दो टाइप हैं, तो इन दो टाइप्स को यूज कब करना है। नंबर 1 को आप तब यूज करोगे जब आप चाहते हो कि हमें जो है करंट को कम कर देना है। होते हैं ऐसे बहुत सारे सर्किट्स, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस जिसमें हम चाहते हैं कि करंट कम यूज हो और उसमें हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो सीरीज यूज करोगे। अभी के लिए सिर्फ हाँ बोलो, हाँ मैम मान गए, आगे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी इसका। नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑन द अदर हैंड इज यूज्ड व्हेन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज टू बी डिक्रीज्ड और करंट इज टू बी इंक्रीज्ड। पैरेलल कब करोगे, जब आपको ऐसा कोई अप्लायंस हो या ऐसा कोई सर्किट हो जिसमें आपको करंट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा करंट चाहिए, तो उसमें क्या यूज़ करोगे आप, पैरेलल यूज़ करोगे। क्लियर है। We shall discuss each of these combinations in detail। तो जब भी फिजिक्स पढ़ते हो भाई अपनी जो है नोटबुक तैयार रखा करो, सिर्फ देखा मत करो, क्योंकि when you will draw these diagrams with your own hand तो आपको अच्छे से चीज़ें याद होती जाएंगी। शुरुआत करते हैं रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस इन सीरीज। A number of resistors are said to be connected in series if these are joined end to end and the same, that is total current flows through each one of them when a potential difference is applied across the कॉम्बिनेशन। अब क्या है कहानी, यहाँ पे समझते जाओ बिल्कुल। मैं पीछे सिर्फ जाऊंगी, पीछे यानी ये सिर्फ रीड करवाने जाऊंगी कि बुक में लैंग्वेज कैसी लिखी रहती है, क्योंकि सवाल वहीं से बनते हैं भाई, तो वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन यहाँ समझो। सीरीज में क्या होता है, पीछे मैंने आपको सीरीज दिखा दी थी, यानी ऐसी कुछ कहानी चल रही थी, ठीक है, ऐसी कुछ स्टोरी जो है थोड़ा अपन और ऊपर बनाते हैं क्योंकि अपन को डेरिवेशन लिखना है इसका, ठीक है। चलो ये क्या है, सीरीज में अपन यूजुअली 3 इसको ले लेते हैं, ओके, 3 से ज़्यादा, अरे 10, 100, 15 कितने भी हो सकते हैं, नॉर्मली अपन 3 लेते हैं। चलिए, अब हमेशा कोई भी फॉर्मूला आपको निकालना होता है। अब इसमें हम किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टर्स का। आपको जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है ना कि 3-4 रेजिस्टर्स दे दिए और ये सीरीज में कनेक्टेड है, भैया बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो वो फॉर्मूला आया कहाँ से उसे समझो पहले। ओके, देखो यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था, मान लो एक करंट कैपिटल I फ्लो कर रहा है, वायर तो सेम है, वायर कहीं बदली नहीं है, सेम ही वायर में कहानी चल रही है,
तो यहाँ से भी बेटा I ही जाएगा। मान लो ये R1 है, रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3। करंट यहाँ पे भी क्या जाएगा I, और बाहर जो निकला सर्किट में वो भी जाएगा I, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तीसरी चीज क्या आती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पूरी कथा जो है ना इन तीनों चीज के अराउंड ही जो है आपको दिखेगी। कौन सी तीन चीजें, V, I और R, जिसपे ओम्स जी ने लॉ दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज, बोलो मैम करंट तो समझ गए नहीं बदल रहा है, करंट तो समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, V का क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, जो वोल्टेज दिया जाता है 5 वोल्ट का है या 10 वोल्ट का है, तो अब इस वोल्टेज का क्या होगा समझो। जैसे कि यहाँ पे मान लो 3 रेजिस्टर है, यानी मान लो 3 बल्ब लगे हुए हैं, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए मान लो 3 रेजिस्टर है यानी 3 बल्ब लगे हुए हैं। अब इस अकेले बेचारे वोल्टेज को क्या करना है, इस अकेले बेचारे वोल्टेज को तीनों को देना है कुछ कुछ वोल्ट। अब ऐसा तो नहीं है कि ये 10 वोल्ट है ना, पहले वाले के पास गया, इसको पूरा 10 का 10 दे आया, अरे बाकी 2 क्या करेंगे। जैसे घर में मान लो हैं, घर में मान लो आप लोग हो और 10 जो है, कितने मान सकते हैं, 10 तो नहीं, 5 ले लेते हैं, 5 जो है बिस्किट्स हैं, आपके कजिन्स हैं, आपको देने हैं सबको। पहला कजिन मिला, उसी को पूरे के पूरे 5 दे दिए, तो आगे वाले क्या करेंगे भाई, सबको बांटना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो है ये डिवाइड होता है, ये क्या होता है, डिवाइड होता है, बट जाता है, ये अकेला नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि ये 10 वोल्ट था, पहले वाले को 10 वोल्ट देके बैठ गया, ये जल गए, बाकी के 2 नहीं जलेंगे बल्ब, है कि नहीं। तो यानी यहाँ पे व्हाट विल हैपन, वोल्टेज विल डिफर। तो यहाँ पहला होगा V1, आया तो था V, पहला होगा V1, दूसरा होगा V2, तीसरा होगा V3। सो वेरी क्लियरली सीरीज में व्हाट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, करंट वही का वही रहेगा, बदल कौन रहा है, वोल्टेज बदल रहा है। तो जब भी फॉर्मूला बेटा अपन डिराइव करते हैं, हमेशा उस चीज से डिराइव करते हैं जो चीज बदल रही है। तो यानी आपका जो है ये एक चीज दोनों जगह हेल्पफुल रहेगी, किसमें, क्योंकि मानते हैं ओलंपियाड के हिसाब से डेरिवेशन नहीं आती है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए जो है बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। चलो तो अब इसको मैं कैसे बताती हूँ, देखना यहाँ पे अपन कौन चेंज हो रहा है, यहाँ पे बोलोगे मैम वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V टोटल, टोटल वोल्टेज आप चाहते हो जो बाहर निकला है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VT करके इसको बताया जाता है। कितना होगा, इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, 10 वोल्ट दिया था, मान लो इसने इसको 5 दे दिया, इसको जो है 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो कैसे निकालोगे टोटल वोल्टेज, इन तीनों को सिंपली ऐड करके, है कि नहीं। तो सिमिलरली जब आपको V टोटल निकालना है, सो व्हाट विल यू डू, V टोटल लिख दो या वोल्टेज इन सीरीज लिख दो, क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आई होप इट्स वेरी क्लियर। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ऐसे लिखा जाता है, आपको यूजुअली बुक्स या जैसे डेरिवेशन में दिखा होगा। फ्रॉम ओम्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, बहुत बार बता चुकी हूँ इसको, IR नाम होता है साउथ इंडियंस में, तो वैसे याद कर सकते हो, V इज इक्वल टू IR। अब व्हाट इज कांस्टेंट ओवर हेयर, I इज कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे, V में यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, IRS इज इक्वल टू, V की जगह इनको डाल दो ना, VS है तो IRS कर दिया, रिप्लेस कर दो, V1 क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। 2 मिनट दे रही हूँ, इस बात को डाइजेस्ट करो। क्या दिया है देखो, चलो इसको ले लो बेटा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें, V की वैल्यू ये आई है, VS की वैल्यू, तो इसको ऐसे रख दें, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो इन सब में कॉमन क्या है, I तो बदल नहीं रहा है, तो I निकल जाएगा ना यहाँ से बाहर, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, लास्ट में बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट में बचेगा RS, R इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलोगे हाँ मैम ये फॉर्मूला तो हमने देखा है, और बैठ के क्या करते हो, इस फॉर्मूले को जो है रटते हो, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, देख लो ना डिराइव कैसे हुआ है। चेंजिंग कौन है, वोल्टेज चेंजिंग है, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को निकालोगे। क्लियर है। तो अब R1 R2 R3 किस केस में है, जब 3 रेजिस्टर्स होंगे।
हजारों होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, सब क्या होंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ये चीज़ समझ आई है। इसका ज़रा चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जब भी डिराइव करो तो हमेशा याद रखा करो जो चीज़ चेंजिंग है समझ समझ के पढ़ा करो। सीरीज समझ आया कि नहीं? तो ये तो हमने यहाँ पे समझा है टॉपिक। अब इसको ज़रा रीड करते हैं कि किताबों में किस तरीके से लिखा जाता है। ये तो कर लिया था। अब देखो R1 R2 R3 3 रेजिस्टर्स बोलते हैं सीरीज में कनेक्टेड है। V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, V1 V2 V3 ले लिया। अब देखो आपको ऐसे दिया होता है, बुक्स में देख के कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों लिया वोल्टेज पहले? क्योंकि ये अकेला है जो बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है, करंट सेम है, तो ओम्स लॉ लगाया, तब जाके जो है हमें इस टाइप का कुछ फॉर्मूला मिला है। इसमें S क्या रिप्रेजेंट करता है? RS, S स्टैंड्स फॉर सीरीज। Hence, when a number of resistance are connected in series, the equivalent, that is resultant resistance, is equal to the sum of the individual resistances and is greater than any individual resistance. So आपको अगर combination of resistance in series की definition लिखनी हो तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं बिल्कुल। I hope it is very clear. चलिए, now कुछ points हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखने हैं in relation to series combination. So the following points are worth noticing in the case of series combination of resistors. Number 1, if n resistors, each of value capital R, are connected in series, their equal resistance RS is given by RS is equal to, जैसे आप R n टाइम्स ऐड करोगे तो N R हो जाएगा। बोलो मैम ये क्या हो गया? कुछ भी नहीं है, आसान सी कहानी है। देखो पीछे मैंने आपको ये बताया था, अभी तो मैंने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस लिए थे, ठीक है। चलो भाई अब क्या करती हूँ, मेरा मन किया आगे मैंने यहाँ पे लेती गई रेजिस्टेंस, यहाँ लेती गई, मतलब बोर्ड ही खत्म हो जाए, बाहर निकल जाओ बोर्ड के बिल्कुल, उतने में लेती गई। कितने नंबर? n नंबर, अनगिनत n नंबर कुछ होगा, 10 15 16, n कोई नंबर होगा। तो सिंपली क्या करना है इस केस में, आप क्या कर सकते हो, आपको जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है, RS, S क्या डिनोट करता है? सीरीज, हर बार कहा है, भूल मत जाना। किसके बराबर होगा? n इंटू कैपिटल R जो आपको रेजिस्टेंस दिया गया है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। इस फॉर्मूले को भी जो है नोट डाउन कर दो। RS इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। कब? इफ अगर वैल्यू आपको क्या दी गई हो? R दी गई हो। अगर सेम वैल्यू के, जैसे मैंने कहा कि 20 ओम के जो है 20 ओम के जो हैं 7 ले लो, 7 रेजिस्टर्स मैंने लगाए हैं, ठीक है। 20 ओम के 7 रेजिस्टर्स मैंने लगाए हैं, तो मुझे ज़रा बताना तो सही टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे RS इज इक्वल टू 20 इंटू 7, कितना हो जाएगा? 140 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इतना हुआ। चलो भाई आप चाहते हो कि एक क्वेश्चन आप भी कर लो, ज़रा फ्री बैठे हुए हो, है ना। चलो तो क्या बोल सकती हूँ, जैसे मान लो 150, ठीक है, 150 ओम के हमने जो है कितने लगाए हैं? 150 ओम के अपन मान लो अपन ने लगाए हैं 6 रेजिस्टर्स, ओके। 150 ओम के 6 रेजिस्टर्स हमने लगाए हैं, तो व्हाट विल बी द टोटल यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ। कहाँ बताओगे? सुन तो मैं पाऊंगी नहीं, लेकिन देख पाऊंगी। कमेंट करके बताओ आंसर। कितना बोला है? फिर से सुन लो। 150 ओम के कितने रेजिस्टर्स हैं? 6 रेजिस्टर्स हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? किस में लगाए हैं? ये सवाल तो आना चाहिए। पैरेलल बोल दूँ तो? बोलो मैम पैरेलल तो अभी पढ़ाया ही नहीं आपने, तो सीरीज में बता दो भाई। सीरीज में मैंने 150 ओम के 6 रेजिस्टर लगा दिए बिल्कुल लाइन से। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको मुझे बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कितना होगा ये 150 ओम के। सो आई होप कहानी काफ़ी आसान है। क्या किया होगा? उम्मीद करती हूँ जल्दी से जो है आंसर बता दिया होगा इसका। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ भी नहीं है, पीछे बताया RS इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल R। एक चीज़ और समझना, ये फॉर्मूला तब ही वैलिड होगा। कब वैलिड होगा? तब ही वैलिड होगा जब बेटा R सेम होगा। ऐसा नहीं है कि R 5-6 अलग अलग टाइप के हैं और आप N इंटू R लगा रहे हो, ऐसा मत कर देना। रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाए तो फिर आप नॉर्मली ऐड करना उसको, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसे कर देना। लेकिन इफ दीज आर सेम देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला।
ओके चलो इतनी देर से काफी टाइम दे दिया। एन क्या है बेटा, एन है यहाँ पे 6, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं 6, और आर की वैल्यू क्या है 150, 150। तो क्लियरली आपको क्या करना है यहाँ पे 150 इंटू आपने 6 किया तो कितना आएगा आंसर, बोलोगे मैम ये आ गया हमारा 900 ओम। ठीक है 900 ओम आ गया, क्लियर है। तो काफ़ी आसान ये कहानी है, कुछ भी नहीं करना था इसमें ज़्यादा। चलिए आगे डोंट वरी, कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जिसमें आपको मौका मिलेगा सॉल्व करके आंसर बताने का। चलो Number 2, the current flowing through each resistor is the same and is equal to the total current in the circuit because there is no other path along which the current can flow. ये सब लाइन जो यहाँ पे आई है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है, पहले ही बता दी। अब इसको लैंग्वेज में समझो, क्या कह रहे हैं, सीरीज में करंट जो है वो एक ही रहेगा। तो मैं तो पीछे कितनी बार बोल दिया यार, अगर सीरीज में है, ये कैसी भी सीरीज ले लो बेटा, ऐसी सीरीज ले लो, ऐसी सीरीज ले लो, यहाँ पे करंट के पास यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, बेचारे के पास एक ही वायर है, यानी शायद ना चाहते हुए भी उसे यहीं से जाना पड़ेगा। तो करंट किसी भी केस में यहाँ तक भी आ जाए, इट विल नॉट चेंज, यानी यहाँ पे जो आई आया था, जाते टाइम भी आपको वो कैसा दिखेगा, आई ही दिखेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो क्या दिया है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज द सेम एंड इक्वल टू द टोटल करंट इन दिस सर्किट, यानी हर रेजिस्टर से जो करंट जा रहा है वो तो सेम है ही, और टोटल करंट भी क्या है, सेम ही रहेगा। ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे कोई वायर जॉइंट नहीं है, एक ही वायर से पूरी कहानी चली जा रही है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। The potential difference across the ends of the combination is distributed across the ends of each one of the resistors. The potential difference across any one of these resistors is directly proportional to its resistance. अब क्या कहानी गई, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमनली जैसे अपन वोल्टेज बोलते हैं ना, जैसे सर्किट जब पढ़ोगे तो कॉमनली इसको वोल्टेज बोल दिया जाता है, आपको पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहानी मैंने आपको बता दी थी, यानी आपके जो हैं, आप 5 कजिन्स हो और आपके पास 5 चॉकलेट है, आपको पहले एक कजिन मिल गया है ना, आप बस जब घर में एंटर ही करे आपको पहला कजिन मिल गया, बाकी सब दूसरे रूम में थे, तो उसी को आपने 5 चॉकलेट थोड़ी ना दे देनी है, उसी को पूरी थोड़ी ना दे दोगे, बाकी सब बोलेंगे कहाँ है हमारी चॉकलेट भाई, हैं उदास हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसको एक दोगे, जो मिलता जाए उसको एक एक बांटते जाओगे। बांटना यानी क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे यही कहानी दी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टर। तो ओम्स लॉ से बेटा आप क्लियरली क्या निकाल सकते हो, ये ऐसे लिखते हो ओम्स लॉ, आई आर। तो ये क्या है, यहाँ पे V और R एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। सिंपल सी कहानी है, मुझे लगता है यार इतने समझदार हो, ये सब चीजें आराम से कर लेते हो। ठीक है चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ी ना है ये, पॉइंट नंबर 4 है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS produces the same result, that is gives the same current under the same condition, that is the same potential is applied across its ends when connected in place of the series of combination। कुछ भी नहीं है, सेम पॉइंट से जो हम पढ़ते जा रहे हैं, ये पॉइंट कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। कब केस में, जब सीरीज में होगा, करंट सेम फ्लो करेगा, यानी RS जो अपन ने पढ़ा था बेटा, R1 + R2, और ये कहानी जो पढ़ी थी ये उसी के बारे में बात कर रहा है। ये भी आसान स्टोरी है भाई। आइए पॉइंट नंबर 5 पे, कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई नए पॉइंट्स नहीं है, ये पीछे जो मैंने ये देसी भाषा में समझाया था ये सब वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, टू कनेक्ट रेजिस्टेंसेज इन सीरीज इज द सेम एज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। It is due to this reason that the resistance of the combination increases and it is equal to the sum of individual resistance and is obviously greater than that of any one of the resistance of the combination। लो इतना सारा मैम ये क्या था, कुछ भी नहीं है, पर बहुत आसान कहानी है। कुछ भी नहीं इन द सेंस कि इसमें कुछ नई बात नहीं कह रहे हैं। पीछे अगर आपको याद हो, अपन ने कुछ रिलेशन पढ़े थे रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया को लेके। किस किस को याद है ये रिलेशन, जरा मुझे बताओ। रेजिस्टेंस, L यानी लेंथ, और एरिया को लेके एक बहुत ही बेहतरीन सुंदर सा हमने पढ़ा था एक रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या था उसको ज़रा बताओ। वो रिलेशन कुछ भी नहीं है, उसमें एक नई चीज़ हमने बताई थी, रेजिस्टिविटी नामक चीज़। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ऐसा कोई रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, याद है कि नहीं, जल्दी बताओ, भूल तो नहीं जाते हो चीज़ें। तो इस रिलेशन से बेटा पता क्या चलता है कि रेजिस्टेंस जो है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ से। ये वाली चीज को ध्यान दो,
यानी जब है लेंथ बढ़ेगी वायर की, है ना, लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यानी आपने कोई वायर ली है 5 मीटर की वायर और 10 मीटर की वायर, तो दोनों में से ज्यादा रेजिस्टेंस किस में होगा, 10 मीटर की वायर में होगा। तो यही वो बात कहती है। तो आपने जब ये पॉइंट पढ़ा तो ये पॉइंट क्या कहता है, सीरीज में सेम कहानी चलती है। पता है सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो आप है लेंथ क्या बढ़ाते जाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे। ये देखो मैं बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, ये गाड़ी चलती जा रही है, तो ये क्या बढ़ रही है, बोलोगे मैम लेंथ तो बढ़ रही है ना, लेंथ तो बढ़े जा रही है। तो बेटा जब लेंथ बढ़ेगी उसके साथ साथ उसका भाई भी बढ़ेगा, कौन, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और पीछे शुरुआत में जब फर्स्ट स्लाइड मैंने दिखाई थी तो एक छोटी सी लाइन आई थी, मैंने कहा था इस लाइन को मैं प्रूव करूंगी, अभी के लिए सिर्फ मान लो, हाँ बोलो कि मैम ये बात सही है। अब यही लाइन मैं प्रूव कर रही हूँ, क्या, कि सीरीज कॉम्बिनेशन आप कब लगाओगे, प्रैक्टिकल पर्पस की बात है। यानी आपको जो स्कूल में या कहीं भी बोलते हैं ना कुछ एक्सपेरिमेंट करो या फिर कोई ऐसा डायग्राम बनाओ या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो प्रोजेक्ट किस बेस पे बनाते हो, ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए ना। तो आपको ऐसा कोई भी अप्लायंस हो, कोई भी सर्किट हो जिसमें आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए और जो है इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए और जो है करंट आपको क्या चाहिए, कम चाहिए, कि भाई मेरे को करंट जो है कम करना है इसमें, तब आप कौन सा यूज़ करोगे, सीरीज। क्यों, क्योंकि बेटा मेरे देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इतना समझते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस यानी रुकावट, R से R याद करो क्या, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रुकावटें बढ़ेंगी तो करंट को दिक्कत आएगी कि नहीं फ्लो करने में, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है और जो है करंट कम होता जा रहा है। 4-5 चीज़ें एक साथ रिलेट हुई। आई होप ये बात बहुत ही क्लियर होगी। फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताओ, लेकिन आई वेरी वेल होप, क्योंकि ओम्स लॉ और इन दो चीज़ों से सारी चीज़ें आसान हो जानी चाहिए। और ये जो 2 पॉइंट्स पढ़े उसको बिल्कुल समझना। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या दिया है, डज इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent resistance is greater than the greatest resistance in the combination। अब इस पॉइंट को समझो, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, है ना, नंबर्स का समझना, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मान लो इसमें है 2 ओम, इसमें कितना है, 2 ओम है रेजिस्टेंस, 2 ओम, 3 ओम और ये है 100 ओम, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है, सिंपली बताओ, ये 3 दिए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 100 ओम, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है यार, बच्चा भी बता देगा, कोई बोलेगा यार 100 नंबर ज़्यादा दिख रहा है तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ निकाल के बताओ, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों का, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो आप बोलोगे मैम कुछ नहीं, हम 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 100 ओम कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 105 ओम। तो ये लाइन क्या कहती है मैं आपको बताऊं, ये लाइन कह रही है, एक एक वर्ड पढ़ के हिंदी में बताऊंगी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कुछ कुछ अलग अलग शब्द यूज करते हैं, कभी इक्विवेलेंट बोलेंगे, कभी टोटल बोलेंगे, कभी टोटल सीरीज, तो आप घबराना नहीं, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी क्या, टोटल रेजिस्टेंस। कह रहे हैं जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन से। ग्रेटेस्ट यानी इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा कौन, 100, तो इक्विवेलेंट कहता है मैं तुझसे भी बड़ा हूँ, होता है ना, बोलते हैं कि उसका भी जो है और ही बड़ा वाला भाई आ गया, है ना, और बड़ा भाई आ गया, तू शेर है तो मैं शवा शेर हूँ, ऐसी वाली बात हो जाती है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये कहता है ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस से कि मैं तुझसे भी बड़ा हूँ। क्यों, क्योंकि ये ऐड करने के बाद आ रहा है, तो काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम इसमें क्या अलग बात है, कॉमन बात तो कर रहे हो यार। जब पैरेलल पढ़ोगे ना कॉम्बिनेशन तो कहानी समझ आ जाएगी कि वहाँ कैसे रेजिस्टेंस की थोड़ी उल्टी कहानी चलती है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने नाम लिया और हाजिर हो गया हमारा पैरेलल रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का कॉम्बिनेशन। सीरीज जैसा देखा था उससे हल्की सी कहानी इसकी अलग है। अब शुरुआत में एक चीज़ देखी थी कि मैम कभी अगर हमें करंट कम करना हो, करंट किसी डिवाइस में कम करना हो तो सीरीज यूज़ करेंगे। तो जब हमें करंट बढ़ाना हो, मान लो बहुत बड़ा कोई अप्लायंस है उसमें हमें बहुत करंट लगता है, तब कैसे प्लेस करें रेजिस्टर को,
तो पैरेलल में करो उसे प्लेस. A number of resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected to one point and the other end is connected to another point so that the potential difference across each resistor is the same and is equal to the applied potential difference between the two points. हाश बोलोगे इतना सारा पॉइंट है, इसमें क्या था मैम? कुछ भी नहीं, जो अपन ने पीछे कहानी समझी थी सिमिलरली वही चलेगी. ये सीरीज की स्टोरी थी. अब आ जाओ किस पे? पैरेलल पे. पैरेलल को थोड़ा अच्छे से समझना, फिर आगे मिक्स्ड भी पढ़ाऊंगी, तो बस उलझना मत है ना कहीं भी. देखो पैरेलल में मैंने क्या कहा है, यहाँ पे ऐसे 3 ही ले लेते हैं. अभी 3 बोलोगे मैम 3 तिगाड़ा क्यों लेते हो हर बार? बस इट्स जस्ट लाइक थोड़ा स्टडी को आसान करने के लिए लिया जाता है. आप 2 भी ले सकते हो, जितना आपका मन करे. अब इसको मैं क्या कहूँगी? इसको मैं कहूँगी पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्यों कहूँगी? क्योंकि ये पैरेलल दिख रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें वायर जॉइंट है. ये देखो यहाँ से अलग अलग निकल के जा रही हैं वायर्स. तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक करंट आया था आई. अब ये आई बेचारा कहेगा मैं क्या करूँ, मैं तो इन सब में जो है बट जाऊँगा, मैं इन सब में जो है बट जाऊँगा. क्योंकि ऐसा तो नहीं है आई यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी 10 एम्पियर का करंट आया है, ऊपर भी 10, तो नीचे 10 कैसे जाएगा? 10 तो यहाँ खत्म ही हो गया शुरुआत में ही. तो यानी यहाँ पे जो जाएगा दैट विल बी I1, over here it will be I2 and over here it will be I3. Now the biggest doubt which arises is कि मैम इसमें वोल्टेज का क्या होगा? क्या वो सेम रहेगा? और सेम कैसे रहेगा? क्योंकि अलग अलग वायर है बेटा. पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की सबसे बेसिक डेफिनेशन पे आओ. बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसकी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स होता है, 2 पॉइंट के अक्रॉस. तो सिर्फ अपनी आंखों से देख के मुझे बताओ, ये मैंने एक लाल कलर का पॉइंट बनाया है, ये लाल कलर का पॉइंट, तीनों वायर सेम ही पॉइंट पे जुड़ रही हैं कि नहीं? बस इतना देख के बताओ. तीनों वायर जो है सेम ही पॉइंट पे जुड़ रही है. यहाँ पे मैंने मान लो एक लगा दी बैटरी, वोल्टेज है इसमें कुछ, है ना, एक सेल लगा दिया यानी, है ना, इसमें वोल्टेज है. तो कुछ भी कर लो, यहाँ पे तो 3 बनाए हैं, तुम 4 बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, पॉइंट तो वही का वही है ना. पॉइंट थोड़ी ना बदला है. तो पॉइंट अगर सेम है यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स इज द सेम. तो पैरेलल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ये लाइन समझ आई कि नहीं? क्योंकि पॉइंट तो सेम ही है. ये ए है, ये बी है. अराइज ए से हुआ, एंड बी पे हुआ. ये वाला भी ए पे अराइज हुआ, एंड बी पे हुआ. सेम कहानी चल रही है. तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन्स कैसा हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा. इसको अच्छे से देखो और समझो, फिर हम जो है सिमिलरली इसकी जो है डेरिवेशन लेके आते हैं. ठीक है, क्या है डेरिवेशन में पहले भी बताया था. जैसे जो चीज़ चेंज होए, चेंज क्या हो रहा है बेटा इसमें? पिछले वाले में तो बोल रहे थे मैम वोल्टेज बदल रहा था. इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है करंट. यानी आपको शुरुआत किससे करनी है? करंट से करनी है. I इज इक्वल टू टोटल करंट जो आया और जो गया किसके बराबर होगा? बोलोगे इनको जब हम ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3. वेरी सिंपल, पूरी सेम स्टोरी है. अब बस डिफरेंस समझो. यहाँ पे हम क्या लेंगे? फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ हमने लिया. तो ओम्स लॉ में अब बेटा क्या बताना है? I से रिलेशन बताना है, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें किसको डालना है? I की जगह किसी को डालना है. तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर. एक ही चीज़ याद करा करो. अब I निकालना है तो R नीचे आ जाएगा. तो I क्या हो जाएगा? V बाय R. ये हुआ कि नहीं? ये क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इस वाली पूरी वैल्यू को इसमें डाल दें तो कैसी कहानी आ जाएगी? इट विल बी समथिंग लाइक, हम इसको कह सकते हैं V बाय R. अब R यहाँ पे मैं क्या लूंगी? P लूंगी. कैसा R? पैरेलल का. जैसे I पैरेलल का था, R किसका है? पैरेलल का है. V में P लिखूंगी क्या? नहीं मैम, ये तो सेम ही रहेगा हर जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ लिखना VR1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3. आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा. इन दो इक्वेशन से I की वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट कर दी है. तो ऐसी कुछ कहानी चलेगी. अब वोल्टेज तो सेम ही है तो ये कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा. यानी लास्ट में बचता क्या है? 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3.
तो देखा क्या डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में, ये आ गया आपका सीरीज का फॉर्मूला। यानी जब भी रेजिस्टर या रेजिस्टेंसेस आपको पैरेलल में मिलेंगे तो पैरेलल में ऐसी कहानी चलेगी। कैसी कहानी है भाई, यहाँ पे आपको आर पैरेलल नहीं है डायरेक्टली, ये 1/RP है। कुछ याद करो, जब अपन ने पढ़ा था लाइट चैप्टर में फोकल लेंथ या मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, तो बेटा ऐसा पढ़ा था ना, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, या लेंस फॉर्मूला माइनस में, तो ये 1/, की वैल्यू है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या है, 1/, में वैल्यू है। जब आंसर निकालना हो तो इनवर्स कर देना। कैसे डिराइव हुआ है, वेरी क्लियर, आपके लिए दोनों जगह हेल्पफुल है। जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी अगर क्लियर है, क्विकली से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हम कहाँ पे, अब हम आते हैं थोड़ी थ्योरी पे। इसकी थ्योरी की कहानी पढ़ते हैं हम। ये लाइन्स तो हमने ऑलरेडी देख ली हैं। आ जाओ, तो इन्होंने सिमिलरली वही चीज़ ली, R1 R2 R3 ले लिए, 3 रेजिस्टर्स, I1 I2 I3 करंट फ्लो हो रहा है। सेम मेथड से, ये सब वही है जो आपके बुक्स में दिया जाता है। यानी बुक्स में आपको ऐसी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। जब सब्जेक्टिव हो तो पूरी लैंग्वेज लिखना, और ऑब्जेक्टिव हो तो इस आखिरी वाले फॉर्मूले को यूज करके चीज़ों को सॉल्व कर देना। I hope it's very clear. Hence, when a number of resistances are connected in parallel, the reciprocal of the equivalent, that is resultant resistance, is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance, and it is smaller than any individual resistance. Reciprocal क्या होता है, उल्टा। जैसे R है तो R का reciprocal क्या हो गया, 1/R, तो उसी सब का सम है। रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया है डेफिनेशन के लिए, तो आपको भी जब डेफिनेशन लिखने को आए कभी तो ऐसे ही लिखेंगे। कहानी कैसे अलग है समझो बेटा। सीरीज में क्या हो रहा था, आर सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा था। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, पैरेलल में थोड़ा सा डिफरेंस है, 1/R1 है। ये कैसा हो गया भाई, ये रेसिप्रोकल है मैम, याद आ गया। देखो ये है पैरेलल की कहानी कुछ यूं, ठीक है। अब पैरेलल में क्या हो रहा है, देखो बोलोगे मैम यहाँ तो सिंपली ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हैं। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। जब हमने सीरीज बताई थी, मैंने आपको ऐसे 3 नंबर बताए थे, कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं। ऐसी सीरीज बताई थी, मैंने नंबर बताए थे। यहाँ कहा था 2 ओम, यहाँ कहा 3 ओम, यहाँ कहा 100 ओम। तो सबसे बड़ा कौन है, बोलोगे 100 ओम। और इनका अगर सम निकाल दो कितना आएगा, 105 ओम। सम यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS। तो ये बड़ा है कि नहीं इससे, ठीक है। पैरेलल में ये जो लास्ट लाइन कह दी है ना, वो समझाती हूँ। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जैसे समझ लो सिंपली, मैं आपको 2 लेके बता देती हूँ। 2 अपन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2 ओम, ठीक है, एक ले लेते हैं 2 ओम, एक ले लेते हैं अपन 3 ओम, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में है। जैसे अब ये दोनों पैरेलल में हैं, सबसे छोटा कौन, बोलोगे मैम 2 है। 2 एंड 3 में सबसे छोटा कौन, 2 होगा छोटा। अब इसका अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो आंसर क्या आएगा, बताओ मुझे। ऐसे करोगे इसको सॉल्व, ऐसे कर सकते हो। क्या करना, सिंपली एलसीएम निकाल लेना। सिंपली क्या करोगे आप, एलसीएम निकाल लेना इसका, ठीक है। एलसीएम निकाला, क्या करोगे, 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स आता है, बोलोगे मैम कितनी टाइम आता है, 3 टाइम्स आता है। 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है, 2 टाइम्स। तो ये 5/6 हो गया। अरे यार 5/6 कितना होगा, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे पॉइंट में आंसर आएगा 0.8 समथिंग मान सकते हैं। तो सोचो ज़रा, एक बात बताओ, ये बेटा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 0.8, और 2 रेजिस्टेंस कौन से थे, 2 और 3, उससे भी छोटा है। तो ये जो लाइन कही गई है, क्या कही गई है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या जो टोटल रेजिस्टेंस है, it is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance and it is smaller than any individual resistance. कितने भी रेजिस्टेंस हो उससे छोटा ही आएगा। अब वो बात समझे जो पीछे मैंने आपको बताई थी। सोचे थे मैम कितनी आम बात है ये तो, कि ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस से भी ग्रेटेस्ट होगा वो, भाई ग्रेटर से भी ग्रेटेस्ट। तो क्यों है ये कहानी, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली एडिशन हो रहा है या रेसिप्रोकल। तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो नॉर्मल दिए हुए रेजिस्टेंस से भी कम होगा। तभी तो कहा जब आपको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होगा, रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो बेहतरीन तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओ और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ऑल राइट, चलिए अब अगेन जैसे हमने सीरीज में देखा था वैसे ही पैरेलल में कुछ पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उनको ध्यान में रखना है। The following points should be noted in case of parallel combination of resistors. Number 1, again n वाली कहानी है।
if there are n resistors each of value r and if these are connected in parallel then their equivalent resistance is given by 1 upon rp is equal to 1 upon r सेम है तो क्या कर दोगे इसको कर दोगे n अपॉन r करके तो rp क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कंफ्यूज मत हो, देखो रेसिप्रोकल की कहानी है, चलो ये तो आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो क्या है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगेन मैंने कहा यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है R है, ये यहाँ पे एक लगा है R है, ये भी R है। ओके, फिर मैंने यहाँ से और जोड़ना चालू कर दिए और मेरा मन किया कि मैं जो है बस यहाँ पे जोड़ती जाऊँ कितने नंबर तक, n नंबर तक। रेजिस्टेंस सबका सेम है कैपिटल R, यानी अगर 10 ओम है तो सब में ही 10 ओम, तो ऐसे ऐसे करके मैंने 10, 15, 20 n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगा दिए। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP बेटा क्या कहता है 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये कहानी चलती जाएगी कब तक, जब तक n नंबर ऑफ रेजिस्टर आ जाएंगे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो 1 अपॉन RP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n अपॉन R। ये फॉर्मूला आएगा सबसे पहली चीज़ तो नॉर्मली जब आप निकालते हो n नंबर ऑफ रेजिस्टर अपॉन R। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको रेसिप्रोकल करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है तो क्या कर दोगे, इनवर्स कर दो, नीचे का सब ऊपर ले आओ, उल्टा सीधा कर दो, ये हो जाएगा R अपॉन n। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही चीज़ को याद रखो, या तो इसको याद रखो या तो इसको याद रखो, क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो जाएंगे। किस केस में, जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो लेकिन रेजिस्टेंस सेम हो, R में कोई फर्क नहीं, 10 ओम तो 10 ओम ही रहेगा। ओके चलिए, और बोलोगे मैम अलग रेजिस्टेंस हो तो क्या, तो बेसिक फॉर्मूला है ना रेसिप्रोकल वाला, उससे निकाल लो। ठीक है चलिए, जैसे अब मैंने ये पॉइंट बताया ही है तो एक आध क्वेश्चन भी करा ही लेते हैं इससे रिलेटेड, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जो है कितना लगाया है, मैंने लगाए हैं R है यहाँ पे दिया 10 ओम, ठीक है 10 ओम, इतनी देर से कह रही हूँ 10 ओम ही ले लो। कितने रेजिस्टर लगाए हैं मैंने 10 ओम के, मैंने लगा दिए हैं 25, नंबर कितना है 25 रेजिस्टर्स मैंने लगा दिए, 25 रेजिस्टर लगा दिए 10 ओम के, कौन से, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए हैं। तो ज़रा मुझे बताओ कि इसमें जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कमेंट करके, बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बता देना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस केस में। फॉर्मूला भी सामने दिया है, इससे ज़्यादा चीटिंग और क्या ही हो सकती है भाई, यहाँ पे दिया है फॉर्मूला, R है 10 ओम, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 25 हैं, पैरेलल में कनेक्शन है, इक्विवेलेंट या फिर जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट या टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसमें जो है वैल्यू प्लेस कर दो भाई, क्या ही डिफिकल्ट है उसमें, क्या ही दिक्कत आ रही है। चलो करके बताऊँ मैं, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर लो, सब चलेगा, ठीक है, जो याद रहे उसको यूज़ कर लो। ओके चलिए, जिन जिन से बन गया उनके आंसर आ गए होंगे, जिसको समझ नहीं आया वो देखो, RP यानी टोटल इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो क्या लिखा था हमने, R अपॉन n होगा इस केस में, जब पूरा सीधा सीधा लिखा है मैंने। तो R कितना है भाई, R है 10 ओम और कितना है नंबर है 25, 10 ओम है यहाँ पे और कितना है 25। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलोगे मैम आंसर कुछ तो है, ये पॉइंट में आएगा, 0.4 करके कुछ आंसर आएगा इसका, 0.4 ओम। तो ये हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस कितना था 10 और टोटल कितना निकला है 0.4, तभी पैरेलल में जो है प्लेस किया जाता है जब रेजिस्टेंस कम चाहिए हो। इट इज़ वेरी क्लियर और नॉट, ये कहानी समझ आई, उम्मीद करती हूँ सभी का यही आंसर आया होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज द सेम and it is equal to the total potential difference across the combination। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि potential difference क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि potential difference की basic definition में ही दिया है, it is the difference of potential across 2 points। तो भाई मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया है A, यहाँ एक पॉइंट लिया है B, अब मेरी मर्जी कि मैं इसके बीच में कितने भी ले लूँ ये रेजिस्टर, यहाँ से यहाँ ले लूँ, इसको डांस करवाते हुए इधर ले लूँ, बोलोगे मैम ऐसे भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, यहाँ से ऐसे ले लूँ मैं या जिगजैग करके, कैसे भी ले लो आप, है ना। बोलोगे मैम ये क्या बना दिया, मतलब कैसे भी आड़ा टेढ़ा करके आपको कैसे भी दिखाए, लेकिन अगर ये पॉइंट सेम होंगे,
ए और बी है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक जो है आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। ऑलराइट, लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3। द मेन करंट डिवाइड इटसेल्फ एंड अ डिफरेंट करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। अब करंट को तो डिवाइड होना ही पड़ेगा, सब जगह एक तो जाएगा नहीं क्योंकि वायरें बदल गई भाई। सो द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर विद मिनिमम रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा, दैट इज करंट इन अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्या कहानी है इस बात को मैं समझाती हूँ, इधर आके समझो। चलो भाई, ये पॉइंट कहना चाहता है, एक एक पॉइंट को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके बेटा क्वेश्चन में असर्शन और रीजन नामक भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी ये रीजनिंग पूछ ली जाती है कि ऐसा क्यों, ये लाइन कह दी तो इसकी वजह क्या है, तो आपको सब पता होना चाहिए भाई। ए और बी नामक ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों है, क्योंकि पॉइंट सेम है। चलो मैम ये तो समझ गए, आगे की बात करो। एग्जाम्पल बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे हमने जो है लिया है, बहुत इजी एग्जांपल ले लेते हैं, 10 ओम, ठीक है। यहाँ हमने लिया 10 ओम, यहाँ मैंने ले लिया 5 ओम, यहाँ मैंने ले लिया 2 ओम। एग्जांपल लेना, सिंपल सिंपल लेते हैं, ठीक है। करंट आई आया था, बट गया यहाँ पे हो गया I1, यहाँ हो गया I2, यहाँ हो गया I3। तो चलो, और वोल्टेज एक ही ले लेते हैं। वोल्टेज अपन ले लेते हैं, सिंपल सा ले लो भाई, 10 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। 10 वोल्ट का मैंने ले लिया वोल्टेज। अब समझो क्या कहानी चलती है। अब मैंने आपसे पूछा है, प्रश्न है आप सभी के लिए, जल्दी से जिस जिसको आ जाए वो बता सकता है, ये मैं एक्सप्लेन तो करूँगी ही, जिस जिसको ये क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करके कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन ये है कि आपको ये 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, I1, I2, I3 करंट है, वोल्ट आपको मैंने दे दिया है। मुझे इतना बताओ कि इसमें से किस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। इन तीनों में से I1, I2, I3, इसमें से मैक्सिमम करंट कौन सा है, I1 है, I2 है, I3 है। बहुत ही अच्छा सवाल है और यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कि मिनिमम करंट कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम करंट कहाँ जा रहा है। तो कुछ बच्चे बस तुक्का देख के लगा देंगे अंदाजा, अच्छा यहाँ 10 ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ ही लगा दिया। प्रैक्टिकली ये ओम्स लॉ के थ्रू निकल सकता है, इतनी हिंट दे दी है। तो क्विकली टेल मी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर्स I1, I2 और I3 will the current be flown that will be maximum। मैक्सिमम करंट कहाँ फ्लो करेगा। वोल्टेज भी दे दिया मैंने 10 वोल्ट। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल करवाती हूँ शुरुआत में, डोंट वरी, MCQs अपन अलग से सॉल्व करेंगे तो उसमें सभी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, सभी पैटर्न के। चलो, आई वेरी वेल होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। कुछ नहीं करना है यार, इसमें देखो तो क्या है, V = IR, इकलौता तो ये फॉर्मूला है। आपको क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है, तो I = V/R हो जाएगा कि नहीं। तो आप इंडिविजुअली जब एक एक की वैल्यू निकालोगे, I1 की वैल्यू निकालोगे और R1 दिया गया है, V भी दिया है, तो I1 कितना हो जाएगा, V है 10, R1 कितना है 10, तो कितना हो गया आंसर बताओ मुझे। बोलोगे मैम ये तो 1 एम्पियर हो गया। I1 की ये कहानी है। I2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 कितना है, रेजिस्टेंस कितना है हमारा 5 है, और करंट वोल्टेज कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया 2 एम्पियर। देख रहे हो, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, करंट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। आखिरी आ जाओ, कितना है, बोलोगे मैम 2 है यहाँ पे रेजिस्टेंस और वोल्टेज तो 10 का 10 है, कितना हो गया, बोलो अरे वाह ये तो 5 एम्पियर हो गया। यानी जैसे जैसे क्या कम होता गया रेजिस्टेंस, वैसे वैसे करंट बिल्कुल आंखों देखा एग्जाम्पल क्लियरली दिख रहा है। तो बोलोगे मैम समझ गए हम, सबसे ज़्यादा करंट किस में फ्लो करेगा, I3 मैक्सिमम करंट है इस वाले रेजिस्टर में। तो वो जो लास्ट पॉइंट दिया था, होपफुली ये आपने प्रूव कर दिया होगा, क्या कि जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा वहाँ पे करंट का फ्लो सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल से समझा करो तो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ओके, चलिए, तो ये लास्ट पॉइंट यही कहता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, आई जस्ट री रीड इट। करंट, द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर विद मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट कहाँ फ्लो करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस। और ये क्लियरली देखो, इतना सॉल्व नहीं भी करना पड़े ना, तो इस रिलेशन से सब कुछ क्लियर है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी जब करंट रेजिस्टेंस कम होगा तब करंट ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। तो इस रिलेशन से भी आप इसे प्रूव कर सकते हो। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट, दैट इज गिव्स द सेम करंट अंडर द सेम कंडीशन। यानी ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो व्हेन कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कहानी, ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिफ्थ क्या है, कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल इज लाइक प्रोवाइडिंग एन इक्वल नंबर ऑफ पाथ्स फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हिच रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस। ये लाइन क्या कहना चाह रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिंपल सी कहानी है। क्या बोल रही हूँ मैं, जब से करंट फ्लो कर रहा है, बेसिक्स पे चले जाओ ज़रा। व्हाट इज़ करंट? करंट बोलोगे मैम सिंपल करंट तो फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस में भी दो हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो कहानी क्या है, जब आप पैरेलल में, यानी ऐसे करके आप पैरेलल में आप जब लगा देते हो, तो आप क्या करते हो, आप जो है ना इलेक्ट्रॉन को इक्वल नंबर ऑफ पाथ दे रहे हो फ्लो करने के लिए। क्या दे रहे हो, इक्वल नंबर ऑफ पाथ दे रहे हो फ्लो करने के लिए। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो है ना रेजिस्टेंस उनके लिए क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाता है, एंड देन इन टर्न जो है करंट बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सा ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 पे आओ, टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल इट इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, एंड इट इज ड्यू टू दिस रीजन that the total resistance offered by the combination decreases and it is lower than the resistance of each circuit in the resistor। अब समझो क्या है ये पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। जैसे हर बार देखो मैं भी सर्किट डायग्राम बनाती हूँ, तो आप लोग भी जो है ना कोशिश किया करो कि जब भी पढ़ो तो डायग्राम बनाते रहा करो। ओके, चलो ये पॉइंट समझा रहा है कि यार अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक रिलेशन बताया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इसमें यार बोलोगे मैम सीरीज में L की कहानी तो हो गई। आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल में बहुत ज़्यादा जगह नहीं बढ़ जा रही है। जगह यानी क्या, एरिया, एरिया बढ़ जा रहा है, क्योंकि अब अलग अलग वायर जॉइंट हो रहा है, फिर अलग अलग वायर से कनेक्ट हो रहे हैं। अलग अलग वायर यानी क्या हो रहा है कि एरिया बढ़ा रहे हैं। तो बेटा इस रिलेशन से ज़रा मुझे बताओ, इस रिलेशन से देख के बताओ कि अगर एरिया किसी चीज़ का बढ़ गया, अगर एरिया बढ़ गया तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ये मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, मैंने क्लियरली आपको एक इक्वेशन बता दी जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब इसके बेसिस पे इफ़ द एरिया इज इंक्रीजिंग, देखो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ तो कितना ज़्यादा एरिया बढ़ता जा रहा है। तो अगर एरिया बढ़ रहा है सो डेफिनेटली जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्लियरली ये बातें जो है ना प्रूफ कर रहे हैं हम। क्या प्रूफ कर रहे हैं कि इस केस में रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, उसकी ये सब वजह है। सो इन अदर वर्ड्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर दैन द लीस्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज। अच्छा, अब एक छोटा सा और फॉर्मूला है जिसको मैं चाहूँगी बिल्कुल नोटेड होना चाहिए सबकी नोटबुक्स में। यूजुअली क्या होता है क्वेश्चंस में, जब सिर्फ दो रेजिस्टेंस दिए जाते हैं R1 और R2, तो क्या होता है न्यूमेरिकल्स इस बेस पे आते हैं तो बच्चे यूजुअली ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं रेसिप्रोकल में। तो जब दो आएंगे ना तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया गया है, कुछ नहीं है, ये आप लिखते हो 1/RP अपन 1/R1 प्लस 1/R2। तो कुछ नहीं किया गया है, इनके बस रेसिप्रोकल ले लिए गए हैं। यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, यहाँ पे आप लोग सब नोट डाउन करोगे, व्हेन टू रेजिस्टेंसेज आर गिवन, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ दो दिए रहते हैं, कभी व्हेन टू रेजिस्टेंसेज आर गिवन R1 R2 अलग अलग होंगे, सेम नहीं, अलग अलग होंगे, तो क्या कर सकते हो आप, फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर सकते हो। डेरिवेशन पर्पस से भी देख लो और उसके बाद फॉर्मूले को अलग से नोट कर लो, ऐसा कुछ होता है। तो इसका LCM ले सकते हो R1 और R2, ये R1 R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 है, इधर क्या लिख दूँ R2 प्लस इधर क्या लिख दूँ R1, तो ये आ गया 1/RP। एक तो ये हो गया फॉर्मूला। इसकी जगह अगर बोलते हो मैम और कष्ट नहीं लेना चाहते हैं, इसको इन्वर्स कर दो, तो इन्वर्स करके डायरेक्ट RP का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत आई इसमें बताओ, कुछ भी नहीं किया है, बेसिक अपन ने LCM निकाल के काम किया है। किस केस में, आपको एक छोटा सा केस आसान करना है, व्हेन टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर गिवन, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इससे सॉल्व करोगे, आंसर बोला जाता है यूजुअली जल्दी आ जाता है। तो उस चीज़ के लिए वैसे पूछते हो ना कि मैम जल्दी कैसे करा जाए चीज़ों को, तो ये लो भाई जल्दी वाली चीज़ बता दी। किस केस में, केस हमेशा याद रखा करो, हर चीज़ कहीं भी अप्लाई मत किया करो। जैसे अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस सेम थे तो आप वो NR या N/R वाला फॉर्मूला लेते। इस केस में जब दो रेजिस्टेंस ये हैं R1 R2, कौन सा केस है अगेन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला।
ओके, प्लीज नोट दिस डाउन सो दैट आपको आगे जो क्वेश्चन आए उसमें आसानी हो, ठीक है। तो ये जो लास्ट में दिया गया है फॉर्मूला यही है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। Point number 8, if there are n number of resistors, each of resistance R, then R5 यानी resistance of series combination of R5 नहीं है RS है वो, माफ़ी चाहती हूँ, resistance of series combination of n resistances is equal to NR। ठीक है भाई, ये तो मैम पीछे देख लिया था, RS यानी सीरीज में जब टोटल रेजिस्टेंस होता है तो वो NR वाली चीज़ थी, ये याद आई कि नहीं, ठीक है। और पैरेलल में क्या हो गया था, पैरेलल में बोल रहे थे मैम ये R/N जैसा कुछ हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि इन दोनों के बीच में आप जो है एक रिलेशन प्रूफ कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, RS, क्योंकि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हो RS अपॉन RP इज इक्वल टू NR। सिर्फ वैल्यूज प्लेस कर रही हूँ मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ, डर मत जाना, यहाँ जो वैल्यू लिखी है उसको मैंने सिर्फ प्लेस कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे देखो यहाँ पे ये साइन है तो इससे n जो है बेटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर, r और r कट जाएगा, यानी क्या रिलेशन प्रूफ होता है यहाँ पे, RS सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस अपॉन RP पैरेलल में टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का स्क्वायर। इसे भी ज़रा नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभार ओलंपियाड्स में इसके बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। n स्क्वायर है ये, है ना, n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो यूज़ किया जाता है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, कुछ भी नहीं किया है, फिर से रिपीट करती हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP। कौन सा केस है, जब n नंबर ऑफ रेजिस्टर लगे थे और रेजिस्टेंस सेम था, तो इसको जब वैल्यू पुट की तो n स्क्वायर के बराबर आया। वेरी क्लियर, आई होप दिस फॉर्मूला हैज़ बीन नोटेड डाउन। चलिए लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ ये वाली जो कहानी है ये मैं बता देती हूँ शुरू करने से पहले ही कि दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कंपटीशन विंडो, जिसे हम कहते हैं, ये विंडो हम कभी कभी खोलते हैं, ये जो खिड़की है ये हम तब खोलते हैं जब ज़रूरत होती है। वैसे तो मैक्सिमम टॉपिक जो हैं अपने सिमिलर रहते हैं NCERT से, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ ना ओलंपियाड के हिसाब से 1+1 होता है, एंड दिस इज़ इन टर्न हेल्पफुल फॉर योर, आपके जो हैं एग्जाम्स के लिए ही हेल्पफुल है, आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो कंपटीशन विंडो की तरफ से एक वर्ड और है, हम पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत बार सुना है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके साथ साथ ही प्रैक्टिकल पर्पस में एक फोर्स आता है जिसका नाम होता है EMF करके आपने सुना होगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में, वो ज़रा हम स्टडी कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स and terminal potential difference of a cell. EMF of a battery is the work done by the battery per unit charge. यानी EMF किसे कहा जाता है, देखो फोर्स क्या होता है, नॉर्मली फोर्स जो पिछले साल अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं, फोर्स क्या होता है, वर्क डन, फोर्स क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ऐसे कह सकते हैं हम, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगेन थ्योरी में तो आप क्या पढ़ते हो, थ्योरी में आप क्या पढ़ते हो कि भाई यहाँ पे एक वोल्टेज है, एक सेल लगा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग से लगाया है हमने, करंट जा रहा है, तो एक ही रेजिस्टेंस है R, इसे हम मान के बैठे हुए हैं, अभी जो है हम बिल्कुल ही इल्यूजन में थे। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में मटेरियल ऐसे नहीं होते हैं, जो आप यहाँ पे बैटरी यूज़ करोगे ना, उसमें जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो अपने साथ भी अपनी चीज़ लेके आता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यूजुअली जैसे कभी होता है स्कूल वगैरह में पिकनिक वगैरह जाते हो कि नहीं, है ना, पिकनिक वगैरह जाते हो तो बोला जाता है स्कूल में कि वहीं पे आपको लंच प्रोवाइड किया जाएगा। स्कूल में पिकनिक गए हो कभी, वाटर पार्क वगैरह या कुछ भी ऐसे, है ना, अम्यूज़मेंट पार्क्स लेके जाते हैं, तो मैम ने कहा है कि लंच वहीं पे मिलेगा, लेकिन घर पे जब आप मम्मी को बताओगे तो मम्मी खाली हाथ कभी नहीं भेजती, बेटा बैग में भर के भेजेंगी कि पता नहीं स्कूल वाले कुछ दे नहीं दे लंच, है ना, तो ये खा लेना, जाते टाइम वो खा लेना, तो अपने साथ रख के भेजेंगी, ऑल द लंच मिलने वाला है वहाँ पे। तो कहना क्या चाहती हूँ मैं, ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम ये सर्किट बनाते हैं ना, तो ये EMF एक रेजिस्टेंस आप लगाओगे अलग से, लेकिन उसको आप पे भरोसा नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लेके घूमता है, यानी उसके पास खुद का भी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी, वो रेजिस्ट करेगा करंट को। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है इंटरनल, अंदर जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस का, जिसे हम डिनोट करते हैं यूजुअली स्मॉल r से।
कैपिटल आर क्या है, जो बाहर से सर्किट में लगाया गया है रेजिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। कोई बहुत ही हाई लेवल की बातें नहीं है, ये क्लास 10 के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और जितना नीडेड है उतना ही बताऊंगी मैं। सो इफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर is connected across a cell of EMF E and internal resistance R, then electric current flowing through it is given by। तो कभी भी क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए तो वहीं रुक मत जाना कि मैम ने तो बताया नहीं कैसे सॉल्व करना है। ओम्स लॉ ही लगेगा, घबराओ मत। ओम्स लॉ क्या था, इधर देखो बस, उधर मत देखना, लेफ्ट साइड पर डर जाओगे, बोलोगे कौन सा फॉर्मूला है ये। V इज इक्वल टू आई आर अपन पढ़ चुके हैं। इसमें बेटा मुझे करंट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, इतना कर दूंगी, उसके बाद रुक जाओ। कहाँ रुकना है, बोलोगे मैम अब आपने ईएमएफ की बात करी है तो इसको आई को आई ही रहने दो, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या लगा दो, ई लगा दो, ईएमएफ का ई लगा दो। अब रेजिस्टेंस क्या अकेला है, बोलोगे नहीं मैम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, यानी दोनों के रेजिस्टेंस मिलके निकलेगा रिजल्ट। तो कुछ भी मत करो, बस नीचे कैपिटल आर के साथ एक और आर को जोड़ दो तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो, ईएमएफ दिया हो, सो यू कैन पुट दिस फॉर्मूला। ओम्स लॉ से ही लेके आई हूँ, कहीं और से नहीं लाई हूँ मैं। इसको भी ज़रा नोट डाउन कर दो, और जब नोट डाउन करो तो फुल फॉर्म सभी के लिखोगे। ई को लिख दोगे आप ईएमएफ, स्मॉल आर को लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों लिख रही हूँ मैं, इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर अगली बार फॉर्मूला देखा उसके बाद भूल जाओगे कि कौन सा किसके लिए एब्रीविएशन यूज़ किया है। कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो बाहर से लगाया गया है, ठीक है। एंड आई तो ऑब्वियसली उसमें कोई बदलाव नहीं है, पहले भी करंट था अभी भी करंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ आया, तो ये इसी बेस पे दिया गया है। ऐसे आपको सर्किट दिखेगा, ईएमएफ है, ये आर है, ये आई है, एंड दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नोट डाउन इन केस ऑफ ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। और याद नहीं आए तो वो पिकनिक वाला एग्जाम्पल याद कर लेना, सब याद आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसकी भी वही कहानी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर तो समझते हो, V इज इक्वल टू आई आर समझते हो कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ V आप क्या कहोगे, V की जगह आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप एक चीज़ को प्लेस कर दोगे। समझो मेरी बात, आई समझ आया कि नहीं, पहले इतना बताओ, आई आ गया समझ। अब देखो, potential difference across the external resistance or terminal voltage V of cell is then given by V is equal to IR, हर चीज ओम्स लॉ से ही आएगी, is equal to E is equal to E minus IR आ गया। अब ये क्या कहानी है, बोलोगे मैम माइनस प्लस कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो समझो, देखो हमने क्या बोला है, EMF जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये दोनों जो हैं सेम भी नहीं है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे समझो। नॉर्मली तो मैं आपको कहती हूँ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इन दिस केस, अगर इस केस में आपको कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आप क्या करोगे, आई आर को तो वहीं का वहीं लिखे रहने देना। अब इन दिस केस इस आर की जगह आप क्या ले लोगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी है तो आप ले लोगे स्मॉल आर। इज इट क्लियर और नॉट, आप क्या ले लोगे, स्मॉल आर ले लोगे। एंड ईएमएफ जो है, ईएमएफ सेल का, उसको जो है माइनस में लगा दोगे। ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि डेरिवेशन इसमें नहीं आएगा, जितना ज़रूरी है उतना बता रही हूँ। ये हायर क्लास की कहानी है, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, सो देयर आर पीपल जो बिल्कुल अचीवर्स लेवल या हॉट्स लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें भी सोचते हैं कि यार ये एक भी गलत नहीं जाना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ठीक। ये तो कौन सा केस हो गया, नॉर्मली वाला। अब इन केस जब आपका जो सेल है वो चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ सेल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट I इज फोर्स्ड इनटू द सेल, देन द टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, तब वो ऐड हो जाएगा। V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ऐड होने का मतलब क्या हुआ, ये जो EMF है और ये जो IR है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये आपस में जो है ऐड हो जाएंगे। कौन से केस में, चार्जिंग ऑफ सेल में। तो इसके आगे लिख देना क्लियरली, यहाँ मैं लिख ही देती हूँ भाई, चार्जिंग ऑफ सेल, ये चार्जिंग के वक्त है। चार्ज यानी क्या, करंट को जब फोर्स कराया जा रहा है कि भाई जाओ अंदर, तो जाने के में क्या होगा, वो ऐड होता जा रहा है, और तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए भाई आगे आते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिर्फ आपके लिए मैंने रखा है, आप जो है इन पॉइंट से इनके बीच में डिफरेंस समझ सकते हो। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नंबर 1, ईएमएफ क्या है, ये एक कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस एक इफेक्ट है। तो जब भी मैं साइंस पढ़ाती हूँ, कोई भी साइंस का टॉपिक है या कोई भी वर्ल्डली लाइफ भी है ना, दो ही चीज़ों से चलती है, एक होती है कॉज, एक होती है इफेक्ट। जो हम लॉज पढ़ रहे हैं न्यूटन के, यानी एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी जैसी करनी वैसी बने, जितने भी आपने देखे हैं ना हिंदी में मुहावरे, तो वो इसी पे बेस्ड हैं, कॉजेज और इफेक्ट। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ आपके पास आएगा नहीं। तो जैसे बोलते हैं ना, जैसा आपने बीज बोया है वैसा ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है मैंगो का बीज डाला है और आपको एप्पल का पेड़ मिल रहा है, यानी जैसा कॉज वैसा इफेक्ट। यहाँ पे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की यही कहानी है। क्या है कहानी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, याद हो कि ऐसे एक लाइन आती है, मुर्गी पहले आया कि अंडा, तो करंट पहले आया कि वोल्टेज। दिखता तो हमें करंट है, स्विच के अंदर हाथ अगर डाल दो, डालना मत बिल्कुल, डाल दो तो क्या होएगा, करंट लग गया मैम, तो बोलोगे ये तो करंट ने किया है, दिख तुमको करंट रहा है, करंट तो इफेक्ट है भैया। कॉज कौन था इसका, कॉज था पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वोल्टेज लगाया उसके बाद जो है करंट आया। तो यानी ईएमएफ में भी यही कहानी है। ईएमएफ क्या है बेटा, ये एक कॉज है, ये मेन कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या आता है, potential difference. When EMF is applied, the current flows in the circuit. It is an effect. When current flows, the potential difference drops across the resistance. Simple points है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बेसिकली समझो causes और effect की इसमें क्या स्टोरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ो। It is the maximum potential difference between two terminals of a cell. It has a value always less than the EMF. Third क्या है, it is the work done by the source in taking a unit charge once around the complete circuit. It is the work done in taking a unit charge between 2 points across a resistance. ये हम already potential difference देख चुके हैं। आगे आते हैं। Okay, let's begin with some questions. देखो questions again बोला है, MCQs में बहुत सारे solve करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब formulas पढ़े ही हैं तो इन्हें हम जो है solve करते हैं, और जिस जिसको पहले आंसर आता जाए तो you are free to tell it in the comment section. चलो भाई, अब इन क्वेश्चंस का मेन पर्पस क्या है, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, इससे आप सीखोगे अप्रोच क्या है भाई। तो इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू बिगिन विद, हमेशा जब भी क्वेश्चन देखो टिप्स लेते जाओ भाई, कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देखो हमेशा रिलैक्स होकर पढ़ा करो, 2 बार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। होता क्या है एग्जाम के टाइम में, एड्रेनलिन का लेवल यानी बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होती है, 10 बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ोगे 10 बार आंसर बदलते हो। तो आराम से पहली बार पढ़ो, जैसे हम अभी पढ़ते हैं। 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 6, 10 and 20 ohms are connected in series. Find the equivalent resistance for the system. पहली बार पढ़ा, समझ आ गया तो बहुत बेहतरीन, नहीं तो दूसरी बार पढ़ो, क्योंकि 2 बार पढ़ने में ही क्लियर हो जाता है कि भैया इतना पढ़ा है तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। पढ़ने से ज़्यादा फिजिक्स में मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे अपन करेंगे, आप भी सॉल्व करें क्वेश्चंस, और बाकी एमसीक्यूज तो हम देखेंगे ही। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट अप्रोच, व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज़ बहुत मदद करेगी कि बेटा हमेशा जो है आप क्या लिख लिया करो, गिवन। गिवन यानी क्या, आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो कुछ समझदार बच्चे कहते हैं मैम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, हम क्यों लिखें। इट्स जस्ट बिकॉज हम जो फॉर्मूलाज पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, एब्रीविएशन के साथ, कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, आर बोलते हैं, R1 बोलते हैं, RP, और यहाँ पे दिया होता है वर्ड प्रॉब्लम। वैसे ही मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम बड़ा घुमा देते हैं। तो जब आप डायरेक्टली गिवन में लिख दोगे ना उसे वैसे, तो आपको पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें फॉर्मूला सारे याद रहते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते बनते। सो व्हाट इज द रीजन, इट्स जस्ट द राइट अप्रोच नहीं करी है आपने। तो बस क्या करना, गिवन में क्लियरली लिख दो, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं तो आप लिख दो बेटा R1 ले लो कोई, ये है 6 ओम, R2 कुछ है जो कि है 10 ओम, R3 है जो कि है 20 ओम। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ये भी लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सिस्टम। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्लियरली क्या कहानी हो जाएगी, RS निकालना है अपन को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट। तो जब ऐसे पैटर्न देखा तो याद आ गया होगा, और डायग्राम चाहो तो वो भी क्विकली से ड्रॉ कर सकते हो। इन तीनों को सीरीज में ऐसे प्लेस किया गया है। अभी तो ये वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, बाद में डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आएंगे आगे इस टाइप से, यानी ये कुछ कनेक्टेड है। हम चाह रहे हैं इसका क्या निकालें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन,
कुछ नहीं करना है आपको, बस फॉर्मूला प्लेस करना है। क्या है फॉर्मूला? आर एस इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या है 6 ओम, R2 है 10 ओम, R3 कितना है 20 ओम। क्लियरली इसका आंसर हो जाता है 36 ओम। यानी RS आपका कितना हो गया, बोलोगे मैम 36 ओम। इतना आसान ये है क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन आते जाएं। उम्मीद करती हूँ सभी ने जो है यही आंसर फाइंड आउट किया होगा, बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है, सिंपल एडिशन है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगेन जैसे सीरीज का क्वेश्चन दे दिया तो बोलोगे मैम अब दूसरा पैरेलल का ही होगा। 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 1, 1 and 2 ohms are connected in parallel. Find the equivalent resistance for the system. Quickly start solving this question. 2 बार 1 ओम है और 1 बार 2 ओम है। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या इमेजिनेशन में लाओगे कि कुछ ऐसी कहानी होगी, ये एक पॉइंट होगा और यहाँ से जो है निकल के गए होंगे ये 3, है ना, ये एक पॉइंट है, यहाँ से जो है 3 ऐसा कुछ निकल के गए होंगे। बिल्कुल क्लियर है। एक है 1 ओम, दूसरा भी है 1 ओम, तीसरा है 2 ओम। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको अगेन निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट यानी आरपी फाइंड आउट करना है। तो आरपी के लिए अब 3 है तो कौन सा बेसिक फॉर्मूला लगाओगे? 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इज इट क्लियर और नॉट? 3 है तभी R3 तक लिखा है, ज़्यादा होते तो आगे और लिखते जाते। चलो अब कुछ मत, इसको बस पुट करते जाओ। 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। क्या किया मैंने? ये सिर्फ वैल्यूज प्लेस करी हैं। क्या करना है, इनके सिंपल एलसीएम निकाल लो बेटा, 2 ही आएगा तो 2 के टेबल 1 के टेबल में 2 आएगा, 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स ये हो जाएगा 1। यानी कितना आ गया ये 5/2, 5/2। क्या आया है? गलती नहीं करना। सबसे ज़्यादा गलती पैरेलल में कर देते हो भाई, ये 1 अपॉन आरपी है। आपको क्या निकालना है? आरपी निकालना है। कुछ मत करो इसे, बस बेटा इन्वर्स कर दो। क्या कर दो? इसको सिर्फ इन्वर्स कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर आओ, ये 1 अपॉन आरपी है, इसको आप क्या कर दो, इसको आप कर दो आरपी। इन्वर्स होगा यानी 5/2 का क्या हो जाएगा 2/5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? आरपी 0.4 ओम। लो भाई आ गया आपका आंसर। और जब आंसर आए ना तो इतना भी रीचेक कर सकते हो कि आपने सॉल्व करने में गलती नहीं की। अगर इसका आंसर ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में कम आए बाकी सबसे तो सही है। 1, 1 और 2 है, 0.4 सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1, तो उससे तो छोटा ही है। यानी ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.4 ओम। आई होप सभी का यही आंसर हो। सॉल्यूशन को एक बार देख लो क्योंकि आगे जो है शुरू होंगे आपके डायग्राम के क्वेश्चंस। एक एक पैटर्न में हम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं डायग्राम वाला क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बोला था, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है इस फिगर में? इस फिगर में बेटा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड क्या होता है? यानी 2 चीज़ों को मिला देना भाई, 2 से 3 चीज़ें। यहाँ पे हमने पढ़ी ही 2 चीज़ें हैं, कौन सी? एक हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हमने पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और किसी डायग्राम में दोनों मिले हुए आ गए तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बोलोगे मैम मिक्स्ड कैसे है? तो सबसे पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करो, जिससे सॉल्व हो रहा है वो कर लो और बाकी लोग ऑब्जर्व करें। देखिए भाई ये क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है वोल्टेज है, इतना तो समझ गए। अब एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे मुझे 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखो तो 2 पॉइंट ए और बी अगर मैं लेबल कर दूं तो ये समझ आ रहा है कि मैम ये तो पैरेलल में है, ये और ये तो पैरेलल में है। लेकिन अब इसको सॉल्व की शुरुआत कैसे की जाए? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में है। 2.5 इनकी वैल्यूज बता दूं अगर नहीं दिख रही हो तो, ये 2.5 है, ये 10 है और ये 0.3 है। तो 2.5 और 10 वाले ये दोनों क्या है? ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में कौन कौन है? 2.5 ओम एंड 10 ओम, ये दोनों है सीरीज में। और इन दोनों के साथ ये वाला क्या है? पैरेलल में। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली अप्रोच अपन को क्या करनी है कि हम जो है सीरीज वाले को सॉल्व कर लें। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले
आप क्या करोगे, आर एस करके जो है इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है भाई, तो आर एस क्या है, कुछ भी नहीं है, R1 प्लस R2। R1 क्या है 2.5, R2 क्या है 10, कितना हो गया बोलोगे मैम 12.5 ओम हो गया। तो ये आंसर इधर आ गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व किया, एक ये मेथड है, या फिर किसी को अगर डायग्राम से आसानी होती है सॉल्व करने में, जैसे यूजुअली जो है आपको एग्जाम में बताया जाता है, वो मेथड भी मैं बिल्कुल बता देती हूँ। ठीक है, इस टाइप से दिख रहा है, ये 0.3 है, 2.5 है, ये 10 है। ठीक है भाई, अब देखो आपको क्या करना है, आपने इस सीरीज को सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, इसको बदल के आप क्या कर दोगे, सिंपली अब जबकि आपने आंसर निकाल लिया है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो गया 0.3, इसका आंसर निकाल के ये कितना आ गया, बोलोगे मैम 12.5 आ गया। तो अब ये दिख नहीं रहे हैं दोनों पैरेलल में, ये दिख रहे हैं कि नहीं पैरेलल, तो इनको सॉल्व करो। अब नाउ योर डायग्राम इज दिस। सो बिकॉज ओलंपियाड के स्टडी कर रहे हैं तो आपको बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखाना नहीं है, वो तो ऑब्जेक्टिव है। इन केस ऑफ सब्जेक्टिव यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। क्यों, कितना भी क्वेश्चन आसान हो डिफिकल्ट हो, ये करना है, इस पर भी मार्क्स मिलते हैं और कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे आपके लिए, है ना, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दिमाग में इतनी चीज़ें याद रखोगे ना, भूल जाओगे कि अच्छा अब मैंने इसको ये मान लिया, ये नहीं। आप डायग्राम बना लो, कहानी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब सेकंड डायग्राम क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गया भाई। तो आर क्या हो गया मेरे लिए, आरपी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, ये कैसे निकल जाएगा 1/। अब अच्छा, सॉल्व करने से पहले मैं याद दिलाना चाहूँगी कि एक लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब दो रेजिस्टेंस दिए गए हों, दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हो, तो कैसे निकाल सकते हो आरपी, बोलोगे हाँ मैम थैंक यू, याद आ गया, ये देखो ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था कि नहीं, तो वो कब अगले जन्म में थोड़ी ना यूज़ करना है। बोलोगे मैम लिया है फॉर्मूला, बताया है, तो उसे यूज़ भी तो करो। आसानी से ऐसे सॉल्व कर दो, RP इज इक्वल टू R1 क्या है, R1 मुझे दिख रहा है, R1 12.5 ले लो, इसे ले लो 0.3। ठीक है, R1 प्लस R2 क्या हो गया 12.5 प्लस 0.3। इज इट क्लियर और नॉट, ये कहानी यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं। तो जब आप सॉल्व करोगे 12.5 into 0.3, दिस विल कम समथिंग एज 3.75 और नीचे वाला कितना आ जाएगा 12.8। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3.75 12.8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर समथिंग अप्रॉक्स 0.2 समथिंग आएगा, है ना, 0.28 या 0.29 अपन ले लेते हैं ओम, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही चलेगा। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए था पूरा का पूरा कितना आ चुका है 0.29 ओम। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है इसको अच्छे से देख लो पहले क्वेश्चन को, मैं एक बार फिर से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ऐसी आपको चीज़ें पैटर्न दिखेगा, ये सीरीज़ में है। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, सीरीज़ में सिंपली ऐड करना होता है, 10 प्लस 2.5 12.5 हुआ, तो इस पूरे को मैंने एक सा बना दिया कुछ ऐसा, ये है 12.5, ये है 0.3। मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे ये कैसे दिखाई पड़े कि यार ये जो है ये तो है पैरेलल में, पैरेलल में है तो 12.5 और 0.3 को पैरेलल के इस फॉर्मूला से जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। आंसर कुछ आया है 0.29 अप्रॉक्स, इतना ही जाएगा। ठीक है, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इज इट क्लियर। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यही डायग्राम वाला है, उम्मीद करती हूँ अगर पहला समझ गए होगे तो ये वाला जल्दी से सॉल्व कर लेना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर बिलो। यानी ये आपको फिगर दिया है, इसमें वैल्यूज मैं फिर से बता दे रही हूँ बेटा, ये 25 है, ये 100 है, ये 3 है, 25 ओम, 100 ओम, 3 ओम, काइंड ऑफ द सेम क्वेश्चन। सो होपफुली जल्दी से सॉल्व करो, तब तक मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। क्या करना है, सबसे पहले तो 25 और 100 की कहानी को क्लियर करो। तो 25 और 100 यानी RS में है, तो 25 ओम प्लस 100 ओम कितना हो जाएगा 125 ओम। इतना निकाला कि नहीं, इतना क्लियर है। तो अब ये डायग्राम कुछ यूं नज़र आएगा मुझे, ये एक सा हो गया है ना, इसको मैंने 1 कर दिया क्योंकि कंबाइन कर दिया ऑलरेडी, तो ये एक सा नज़र आएगा, ये 125 ओम और ये बेचारा मात्र है 3 ओम। कैसे दिख रहे हैं ये, बोलो मैम अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे नहीं देखना है, बोलो बताओ कैसे हैं ये, बोलो मैम पैरेलल वाले कैसे दिख रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अच्छे दिख रहे हैं बड़े। ए और बी यानी कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस इनका जो है पॉइंट सेम है,
तो सॉल्व कर लो। कैसे निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाना ज़रा, 125 इंटू कितना है 3 है अपॉन 125 प्लस 3। इसको सिंपली सॉल्व कर दो, कुछ मत करो, इसको ऐड करो और कहानी जो है आपके सामने आ जाएगी। 7 ये 375 अपॉन 128, इसको आप सॉल्व कर लो और ओम में जो है आंसर बता दो। ठीक है, मेन पर्पस क्या है हमारा, मेन पर्पस यहाँ पे आपको ये नहीं है, फिजिक्स में मेनली मैं बताऊँ मार्क्स जो है ना, आप ये स्टेप्स सही फॉलो करोगे तो वहाँ तक कहानी भी बिल्कुल करेक्ट जाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको आप जो है बिल्कुल पॉइंट में डेसिमल में निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा डाउट नहीं आना चाहिए। जो एग्जैक्ट आंसर आया है वो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वहीं पे चेक करूँगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, बिकॉज अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर से ट्राई करना। क्या है क्वेश्चन बता देती हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट गिवन बिलो। यानी यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया है, आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या क्या दिया है मैं सिर्फ बता रही हूँ, अब आपको दिमाग लगाना है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा है या क्या है। यहाँ पे आपको दिया है वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज आपको दिया है 12 वोल्ट। नाउ यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 7 ओम है, ये 5 ओम है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और यहाँ पे भी ये जो है 2 पॉइंट्स है। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से सॉल्व करो और मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली सीरीज और पैरेलल, देखो बेटा 2 ही तो कॉम्बिनेशन है, तो उन्हीं को जो है मिक्स मैच करके इन्होंने क्वेश्चन बताया है। तो होपफुली कैसे बताओगे आंसर, HW, बस इतना सा कष्ट करो कि HW लिख के जो है आंसर बताना, ताकि मैं समझ पाऊँ आपने होमवर्क का आंसर दिया है। ओके, सो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का टॉपिक। इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आप सोच रहे हैं कि भाई इस चैनल पे जो है क्या सभी वीडियोस फ्री मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस साइट पे जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, CBSE, NTSC, ओलंपियाड्स हैं, कॉम्पिटिटिव्स हैं, CUET, IIT, JEE, नीट तक के कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यानी आपके कज़िन, भाई बहन, दोस्त जो हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं, बैंक है, SSC, UPSC, उन सब की प्रिपरेशन सारे वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं बोलेंगे कि कूपन कोड खरीद लो, बाय नाउ करो, बिल्कुल नहीं। आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावटें नहीं आनी चाहिए। प्लस हाउ टू स्टे कनेक्टेड, जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हर जगह हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैग्नेट ब्रेन सर्च करोगे तो वहाँ पे आप हमें देख सकते हैं। कनेक्टेड रहिए। बाकी इस चैप्टर के जितने भी पुराने वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दिखेगी, सीक्वेंशियली सारे वीडियोस अरेंज्ड हैं, तो अपने सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लो। और इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके होमवर्क बताओ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।